Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss another important month फरवरी। पिछले वीडियो में हमने जनवरी को कवर किया। आपने वीडियोस देखा होगा, पीडीएफ को पढ़ा होगा, तो आपने देखा कि सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को हमने कवर किया। नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद साइंस एंड टेक हुआ, डिफेंस, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस। तो वैसे कर कर आज हम फरवरी मंथ शुरू करेंगे। अगेन फरवरी मंथ दो पार्ट में आएगा। पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कोशिश करेंगे सारे को कवर करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में पूरा मंथ को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसे करके मार्च अप्रैल नेक्स्ट ऑनवर्ड्स वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग बार बार ये क्वेरी रहता है कि सर इतना सफिशियंट है, इससे बाहर करंट अफेयर्स आएगा भी क्या? अगर आप कोई भी वीडियोस देखिए, कोई भी चीज़ों को देखिए, जो घटना घट रहा है उसी पे ना सवाल आएगा। तो हम हर एरिया के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको कवर कर रहे हैं। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, दिस इज मोर देन सफिशियंट, इससे बाहर कुछ सवाल नहीं जाएगा। जैसे हम मंथली कंप्लीट करेंगे देन वी गो फॉर बिहार स्पेसिफिक, जिसमें हमें बजट पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज न्यूज़ पढ़ना है, अपॉइंटमेंट्स पढ़ना है। तो सारा लगभग एक साल का एरियाज को हमें कवर कर लेना, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बी कॉन्फिडेंट कि आप पढ़ रहे हैं, कि आपके पास रिसोर्सेस है, बस उसको बार बार रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, जितना सवाल लगाएंगे डाउट उतने क्लियर होंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे फरवरी, और फरवरी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो वेस्ट अफ्रीका को लेकर है। आपने अफ्रीकन कंटिनेंट पढ़ा होगा, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, बोट्सवाना, केनिया। उसमें जो वेस्ट को अगर आप देखिएगा, वेस्ट अफ्रीका, उसमें एक कंट्री है गिनी। वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है जिसको हम बोलते हैं गिनी। गिनी से ये न्यूज निकल कर आया है। क्या न्यूज है? गिनी सक्सेसफुली एलिमिनेट्स ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसिमिस स्लीपिंग सिकनेस। आपने एक स्लीपिंग सिकनेस के बारे में तो पढ़ा है, एक पैरासाइटिक डिजीज होता है, जो कैरियर होता है वो सीसी फ्लाई होता है, उसके थ्रू ये स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो वेस्ट अफ्रीका का एक गिनी कंट्री है, उसको WHO ने रिकॉग्नाइज किया है कि अब वहां पे ये बीमारी नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि वहां पे ये ट्रॉपिकल डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया को कवर किया। जितने आप वेस्ट सहारन डिजीज, सहारा वाला जो कंट्री देख रहे हैं या अफ्रीकन कंट्रीज देख रहे हैं, वहां पे पैरासाइटिक बीमारी बहुत ज्यादा फैलता है। तो ये कैसे फैलता है? तो ये इंपॉर्टेंट सीसी फ्लाई है। सीसी फ्लाई एक कैरियर होता है, उसके बाइट करने से ये ट्रांसमिट होता है। तो बीमारी का नाम है ट्रिप्नोसेमिसिस गैम्बीज, और इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। तो ये न्यूज के बारे में पढ़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस गिनी हैज सक्सेसफुली इराडिकेटेड गैम्बियस फॉर्म ऑफ ह्यूमन। और भी इसके फॉर्म होते हैं, लेकिन ये कौन फॉर्म की बात कर रहा है? हैट, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसिमिसिस, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। गिनी हैज बिकम द फर्स्ट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ये भी याद रखना है कि गिनी कौन सा है? फर्स्ट नेग्लेक्टेड। तो अफ्रीकन में और भी कंट्री है, नाइजर है, चाड है, वहां से भी ये धीरे धीरे रिमूव हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। और ये लास्ट में कौन सर्टिफाई करता है? WHO करता है। तो याद रखिएगा, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गिनी हैज एलिमिनेटेड द इंपॉर्टेंट ह्यूमन ट्रिप्नोसिमिस गैम्बियस डिजीज, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। और उसका कैरियर कौन होता है? ये सीसी फ्लाई। पैरासाइटिक डिजीज है, ये भी याद रखिएगा, दिस इज द पैरासाइटिक। प्रोटोजुअन, वो सारे जो चीज है वहां से आपने ये पढ़ा होगा बायोलॉजी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन करंट अफेयर्स। 1 फरवरी या फरवरी में ये इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आए। नाउ मूविंग नेक्स्ट, 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, और उसके अगेन एक इंपॉर्टेंट लोगो है और मस्कट लॉन्च हुआ था। हमने पिछले क्लास में एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप गेम पढ़ा था, खो खो, जो कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था? दिल्ली में। उसके विनर मेन और वुमेन दोनों में भारत था। उस चीज को हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, इंडिया दोनों में विनर था, मेन और वुमेन दोनों में। और रनर अप कौन था? नेपाल।
उसके भी दो इंपॉर्टेंट मस्कट थे, पढ़ाया था ना मैंने पिछले क्लास में। यस, तेजस एंड तारा। अब अगर हम नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो ये उसके भी मैस्कट लॉन्च किए गए, और वो मैस्कट कौन है, ये देखिए, एलिफेंट। तो मैस्कट वाज एलिफेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन न्यूज कि पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहां होगा, तमिलनाडु में होगा, और तमिलनाडु में उसके लिए मैस्कट लॉन्च किया गया, एलिफेंट। तो मैस्कट एंड एलिफेंट सिंपलाइजेस रेजिलेंस, ये इतना याद नहीं रखना, पर मैस्कट याद रखना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन चेन्नई, और वो उसके मैस्कट है एलिफेंट। नेक्स्ट न्यूज बात करते हैं हम। वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स ग्रेग बेल पास्ड अवे। तो यूएसए के एक इंपॉर्टेंट एथलेटिक थे, लॉन्ग जंप अगर एथलेटिक्स की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, उसमें ग्रेग बेल ने गोल्ड मेडल जीता था, और ये वर्ल्ड के एक तरीके से ओल्डेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो पास्ड अवे हुए। तो याद नाम रखिएगा, नाम क्या है, ग्रेग बेल। ओल्डेस्ट एथलेटिक हैं, लॉन्ग जंप उनका इंपॉर्टेंट जोन था जिसमें वो पार्टिसिपेट करते थे और गोल्ड मेडल जीते थे। वो यूएसए के रहने वाले थे, महीनों पहले उनकी देहांत हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बनता है इन दी स्पोर्ट्स एरियाज। तो अमेरिकन ग्रेग बेल, ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स, पास्ड अवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। या जोन को लेकर पूछ देगा कि ग्रेग बेल किस में एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे या किस कंट्री के थे, या सीधे नाम पूछ देगा। तो नाम क्या है, ग्रेग बेल। नेक्स्ट बात करते हैं, WHO डिक्लेयर्स। अभी हमने गिनी के बारे में पढ़ा था, अभी फिर से एक नया है। WHO declares Niger as the first country in Africa to eliminate onchocerciasis. तो नाइजर फर्स्ट कंट्री है इन द अफ्रीका। अगेन अफ्रीका से एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहा है रिगार्डिंग द हेल्थ एंड डिजीज को लेकर। तो WHO ने, अभी हमने गिनी के बारे में पढ़ा, हैट ह्यूमन अफ्रीकन टिप्नोसोमिसिस के बारे में, और अगेन नाइजर फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जहां डिक्लेयर किया गया ऑन्कोरोसिस। अब अगर ऑन्कोरोसिस बीमारी के बारे में बात करें तो इस बीमारी को बोला जाता है एक रिवर ब्लाइंडनेस। फोटो देख रहा आपने, रिवर ब्लाइंडनेस, ये भी पैरासाइटिक डिजीज है कॉज्ड बाय ऑन्कोसर्सिया वॉल्वुलस पैरासाइट। ऑन्कोसर्सिया वॉल्वुलस पैरासाइट। तो पैरासाइट का नाम याद रखना है। अफ्रीका का कौन पहला कंट्री है, नाइजर, और ये इसको क्या बोला जाता है, रिवर ब्लाइंडनेस। और भी इसका नेम है, जैसे हमने वहां पे स्लीपिंग सिकनेस बोला उसको, तो ये भी एक इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, रिवर ब्लाइंडनेस। ये भी पैरासाइटिक डिजीज है, और किस उसका जो अगर हम बात करें तो क्या नाम है, ऑन्क्रोया वॉल्वुलस। तो इन्फेक्शस डिजीज है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, ट्रेकोमा, वो सब जो बेसिक चीज है उसके जो सिम्टम्स है धीरे धीरे फैलता है। तो नाइजर बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री where WHO have declared to eliminate onchocerciasis। अब वहां पे ये बीमारी नहीं है जिसको हम बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज है। डायरेक्ट सवाल आ सकता है, या पैरासाइट पे सवाल आ सकता है, या हो सकता है कि इसके अल्टरनेटिव के नाम पे आए। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। इसरो एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, ये देखिए फरवरी का न्यूज है लेकिन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके आने वाले सारे चीज वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जब नाम अनाउंस हुआ था तो फरवरी में ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज बना था। उसके बाद जब इनका मिशन आगे बढ़ा था, जब ये लैंड किए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तब भी न्यूज था। और अब ये भारत क्या, ये वापस आ चुके हैं इन अर्थ। तो ये भारत के एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है क्या, शुभांशु शुक्ला, टू पायलट नासा प्राइवेट एक्सियोम मिशन 4। इस मिशन का नाम क्या है, एक्सियोम 4। तो ये एक नासा का प्राइवेट मिशन है जो एक तरीके से लॉन्च किया जाएगा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो 40 साल के बाद, आपने राकेश शर्मा के बारे में पढ़ा होगा कि भारत का कोई भी पर्सनालिटी बोले या एक ह्यूमन बीइंग बोले जिनको अंतरिक्ष में भेजा गया, तो
पहले तो राकेश शर्मा थे जो आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, और ये कौन है, शुभांशु शुक्ला। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आते हैं कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, 40 साल के बाद क्या नाम है शुभांशु शुक्ला का। मिशन का नाम को लेकर सवाल आ सकता है, तो वो प्राइवेट मिशन है नासा का एक्सियोम 4। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इसरो एस्ट्रोनॉट एंड द फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो एस्ट्रोनॉट तो साथ साथ इनका और भी क्या क्रेडेंशियल है, ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज बीन नेम्ड द पायलट फॉर द एक्सियोम मिशन AX4। तो इस मिशन को जो पायलट करेंगे, मतलब जो उड़ान भरेंगे, उसमें पायलट कौन रहेंगे, शुभांशु शुक्ला। वो भारत के एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम इसरो ने आगे बढ़ाया और वो सिलेक्ट हो चुके हैं नासा के प्राइवेट मिशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट गो टू द आईएसएस प्राइवेट मिशन एंड फर्स्ट इंडियन गो टू स्पेस इन लास्ट 40 ईयर। तो लास्ट 40 ईयर्स क्यों बोल रहे हैं, इससे पहले कौन थे, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा और पहला भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। क्या नाम है, शुभांशु शुक्ला। मिशन का क्या नाम है, नासा का प्राइवेट मिशन AX04 या एक्सियोम 04। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनलैंड मैंग्रोव गुनरी गुनरी Inland mangrove Gundry becomes the Gujarat first biodiversity heritage site. First biodiversity heritage site. तो ये biodiversity heritage site बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इन द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर हम भारत में देखें, अगर इस साइट को जोड़ दे तो अभी टिल डेट 50 साइट्स हैं। पहले 49 था, लेकिन आफ्टर एडिंग गुनरी ऑफ गुजरात इट्स बिकेम द 50। अब ये मैंग्रोव साइट्स हो या बायोडाइवर्सिटी साइट्स जो होता है हेरिटेज साइट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है एपिडेमिक को लेकर, एरिया कवर को लेकर, थ्रेटन को लेकर। तो टोटल 49 है, बिहार से कोई नहीं, बिहार से कोई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल साइट्स कितने हो गए, 50 हो गए। आपने बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ा होगा 2002, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, उसी के तहत बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को स्टेट को पावर मिला हुआ है कि अपने साइट को रिकॉग्नाइज कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और उसको इस कैटेगरी में डाला जाता है। तो गुजरात का इनलैंड मैंग्रोव गुनरी, याद रखिएगा गुनरी, इनलैंड मैंग्रोव गुनरी। गुनरी विलेज है कहां पे, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। टोटल साइट्स कितने अब हो गए हैं, 50। पहले कितने थे, 49। अगर इस मैंग्रोव के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो ये लगभग 32 हेक्टेयर का है। ये भी याद नहीं रखना, लेकिन नॉर्मली पढ़िएगा चीजें के बारे में तो और ध्यान में रहता है। एरिया ऑफ फ्लैट लैंड resembling a mangrove forest, अरेबियन सी 4 किलोमीटर फ्रॉम द कोरी क्रीक। ये भी याद रखिएगा, कोरी क्रीक कहां पे है, गुजरात में। दे आर टिपिकली फाउंड अलोंग कोस्ट लाइन्स, ग्रो इन मार्सी, क्योंकि मैंग्रोव है, मडी एरियाज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइलैंड मैंग्रोव गुनरी बिकेम द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात। नाउ इट्स बिकेम द टोटल 50 हो चुके। तमिलनाडु है, अमरकंटक है, सुंदरबन है, ऐसे करके बहुत सारे साइट्स है। टोटल आज 50 साइट्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रू फॉर वेटलैंड्स। कभी कभी डायरेक्ट सवाल वेटलैंड पे रहता है। ट्रू फ्रॉम, दो फ्रॉम तमिलनाडु, वन फ्रॉम झारखंड एंड वन फ्रॉम सिक्किम एडेड टू द रामसर लिस्ट। रामसर कहां पे है, वेरी गुड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सबमिट हुआ था और यहाँ पे आने वाले समय पे बहुत सारे साइट्स को ऐड किए जाते हैं। भारत का आपने चिल्का लेक के बारे में पढ़ा होगा। तो आज के डेट में टोटल साइट्स कितने हो गए, इंक्लूडिंग दिस 4, 89 साइट्स हो गए, इंक्लूडिंग 4 न्यू। तो ये 4 न्यू वेटलैंड कहां कहां पे हैं, 2 तमिलनाडु से लिया गया है, 1 झारखंड और 1 सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द न्यू वेटलैंड्स एडेड टू दिस लिस्ट। तो 2 फ्रॉम तमिलनाडु, 1 फ्रॉम झारखंड एंड 1 फ्रॉम सिक्किम।
और टोटल कितने साइट्स हो गए हैं भारत के तरफ से? 89। 89 याद रखिएगा। मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव, तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है ये भी एक सवाल निकल कर आता है, भूपेंद्र यादव। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज announced the inclusion of 4 new wetlands from India in the Ramsar Convention list, bringing total number of internationally recognized Ramsar sites to 89। याद रखिएगा 89 साइट्स। अभी हमने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट पढ़ा था, वो टोटल 50 हो गए, रामसर साइट्स हो गए 89। तो कौन कौन से ये याद रखिएगा। सकरा कोटई बर्ड सेंचुरी, एक पहला तो ये हुआ, दूसरा थ्रेंगल बर्ड सेंचुरी, दूसरा ये हुआ, थर्ड कौन सा है, केचो पार्ली वेटलैंड इन सिक्किम एंड उधवा लेक इन झारखंड। तो 2 बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के, एक उधवा लेक झारखंड का और एक केचो पार्ली वेटलैंड सिक्किम के। तो ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग करके भी सवाल आ सकता है, या ये सवाल पूछ दिया जाएगा कि कितने साइट्स जोड़े गए हैं बाय द मिनिस्ट्री। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां से है, तमिलनाडु से। उसके बाद यूपी से 10 है, बिहार से, वेरी गुड, बिहार से भी आपको पता होना चाहिए, बिहार स्पेसिफिक सवाल यहां से निकल कर आ सकता है करंट अफेयर। अगेन 4 वेटलैंड फ्रॉम 2 फ्रॉम तमिलनाडु, 1 फ्रॉम सिक्किम एंड 1 फ्रॉम झारखंड। याद रहेगा, बर्ड सेंचुरी 2 हैं और एक लेक है और एक केचो पार्ली वेटलैंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, करंट अफेयर्स। इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्ट्स ट्रोपेक्स 25 टू टेस्ट द कॉम्बैट रेडीनेस। तो मतलब आप कितना प्रिपेयर हैं वार को लेकर, नेशनल इमरजेंसी को लेकर, इन द वार सिचुएशन, उसके प्रिपेयरनेस को, रेडीनेस को चेक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया जिसका नाम है ट्रोपेक्स 25। ठीक, जैसे हमने पिछले क्लासेस में सूर्य किरण पढ़ा था, धर्म गार्जियन पढ़ा था, याद आ रहा है? यस, वेरी गुड। तो वैसे करके ये भी एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है ट्रोपेक्स 25, और ये इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट किया गया था टू चेक द रेडीनेस, आप कितना तैयार है। ये नहीं कि जब वॉर सिचुएशन हुआ तब आप बंदूक साफ कर रहे हैं, तब अपने आप टैंक को चेक कर रहे हैं। इसका मतलब आपके रेडीनेस, आपके प्रिपेयरनेस को ध्यान में रखते हुए ये चीजों को लेकर एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। तो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ऑब्जर्व द थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। इसका अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो क्या नाम है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, जॉइंट ऑपरेशन अबाउट सेवरल इंडियन नेवी टू विटनेस ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया था, और ये कहां पे पार्टिसिपेट किया था, इंडियन ओशियन रीजन। तो जब हम इंडियन फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें तीनों आ जा रहा है। ओके, और ट्रोपेक्स एक प्रिपेयरनेस और एक रेडीनेस चेक करने के लिए किया गया था, इंडियन ओशियन रीजन, याद रहेगा, ट्रोपेक्स 25। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। इलॉन मस्क एक्स कॉर्प टू लॉन्च फर्स्ट डिजिटल वॉलेट विथ वीजा पार्टनरशिप। तो इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसने किसके साथ टाई अप किया है, तो वीजा एक गेटवे है, जैसे मास्टर कार्ड होता है, वीजा होता है, रुपए होता है, ये गेटवे होता है जिस गेटवे के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। तो इलॉन मस्क की जो एक्स कॉर्पोरेशन है, जिसको आप पहले ट्विटर और ये सारा बोला जाता था, जब इलॉन मस्क ने इस चीज को हायर किया तो इलॉन मस्क और वीजा के साथ में एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुआ है और डिजिटल वॉलेट लॉन्च किए उन्होंने, डिजिटल वॉलेट लॉन्च किए, और इस सर्विस का क्या नाम है, एक्स मनी। एक्स मनी, जैसे आप व्हाट्सएप से थ्रू भी तो पेमेंट कर सकते हैं, कभी यूज करते हैं? हाँ, उसको टाई अप किया ना था अपने यूपीआई से, और आप डायरेक्ट कोई स्कैनर आपके व्हाट्सएप पे भेजता, तो बस आप ऑटोमेटिक यूपीआई गेटवे से थ्रू आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो एक्स कॉर्पोरेशन ने एक्स मनी डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया, याद रखिएगा, ये एक तरीके का क्या है, डिजिटल वॉलेट, और किसके साथ पार्टनरशिप किया है, वीजा के साथ।
वीजा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेरिकन क्रेडिट कार्ड, आपने देखा होगा वीजा गेटवे, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, भारत का रुपए है, दिस ऑल आर द गेटवे। याद रहेगा एक्स कॉर्प एंड वीजा क्या नाम लॉन्च किया, एक्स मनी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ इंडिजिनस बसॉट्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 3 इंपॉर्टेंट इंडिजिनस विसॉर्ट करके एक लॉन्च किया है। अब ये है क्या, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम इंडिजिनस लॉन्च किया है, और किसने लॉन्च किया है, डीआरडीओ। उसका नाम क्या रखा गया है, वी शॉर्ट्स। इंडिजिनस है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये देख रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये एक वेरी शॉर्ट रेंज का, किलोमीटर रेंज के हिसाब से इसका रेंज हम बात करते हैं, तो कितना किलोमीटर तक ये निशाने को साध सकता है, इसलिए उस हिसाब से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसी का शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया वीशॉर्ट, फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, यहीं से सारा टेस्ट किया जाता है। तो डीआरडीओ ने इंडिजिनस वेरी शॉर्ट रेंज एंटी डिफेंस सिस्टम मिसाइल लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया वीशॉर्ट, शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान स्पेस एजेंसी, या जापान की जो एजेंसी है लॉन्चेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जैक्सा भी बोलते हैं, लॉन्चेस मिचिबिकी, मिचिबिकी, मिचिबाइकी भी बोल सकते हैं, कावासाकी, मिचिबाइकी, कावासाकी, मिचिबाइकी, ऐसे याद रहेगा, कावासाकी मिचिबाइकी 6 नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि मिचिबाइकी किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, या कि कौन सा सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो मिचिबाइकी 6 ऑफ जापान स्पेस एजेंसी हैव लॉन्च्ड देयर नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको जैक्सा भी बोलते हैं, टोक्यो बेस्ड है, मिचिबाइकी, मिचिबाइकी, मिचिबाइकी 6 S3 रॉकेट फ्रॉम द तानाशीमा स्पेस सेंटर, उनका स्पेस सेंटर है, और ये 4th कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्च फॉर द S3, उनका जो इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा भी एक इंपॉर्टेंट होता है, तो उनका भी S3 रॉकेट है, जिससे ये लॉन्च किया गया। मिचिबाइकी के बारे में पढ़िएगा, तो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, लोकेशन एक्यूरेसी फॉर द स्मार्टफोन नेविगेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है, मिचिबाइकी ऑफ जापान स्पेस एजेंसी किस तरीके का है, या किस कंट्री ने लॉन्च किया, ऐसे भी सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये सब बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फरवरी के ये करंट अफेयर्स चल रहे हैं। अगर आप ऐसे कर कर पढ़िएगा तो कोई सवाल ही नहीं छूटेगा, ना कोई करंट अफेयर्स अपडेट आपसे कोई मिस होगा, क्यों छूटेगा, क्लियर। नाउ मूविंग नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 कब मनाते हैं हम, 2 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो अभी हमने एक वेटलैंड को लेकर भी सवाल देखा था, रामसर साइट्स को लेकर सवाल देखा था, तो ये 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। तो इसमें कभी कभी सवाल आता है कि सीधे इसका थीम क्या था। 2 फरवरी 2025 को वर्ल्ड वेटलैंड डे का क्या थीम था, तो थीम पे डायरेक्ट सवाल आ जाता है, व्हाट इज द थीम, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो कभी कभी डायरेक्ट थीम पे ही सवाल पूछा जाता है, और ऐसे सवाल एकदम मिस नहीं कर सकते हैं आप। तो 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, और 2025 का जो थीम है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो 2 फरवरी 1971 में रामसर, ईरान, उसमें कौन बोला था, टर्की, ईरान, along the source of the Caspian Sea। ये एक इंपॉर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, कन्वेंशन फॉर द वेटलैंड, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 फ्रॉम जनवरी 17 टू जनवरी 22।
वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 पहले तो कहां पे हुआ था, ये सवाल डायरेक्ट आ सकता है। या बेसिकली ये क्या, क्योंकि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इस मोबिलिटी एक्सपो को लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया, ये डायरेक्ट सवाल यहां पे बन सकता है। तो नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, इंडिया लार्जेस्ट मोबिलिटी एक्सपो इन इंडिया एट द भारत मंडप न्यू दिल्ली। तो भारत मंडप जो नया बना है वही नई दिल्ली में ये भारत मोबिलिटी एक्सपो लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप देखिएगा तो डिफरेंट वेन्यूज पे हुआ था, भारत मंडप, यशोभूमि, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका थीम क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025, ये जो लॉन्च हुआ था उसका थीम क्या था, डायरेक्ट सवाल यहां से पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल जू ऑथोरिटी approved proposal to set up India's white tiger breeding center in India MP। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश को ये अप्रूवल दे दिया है व्हाइट ब्रीडिंग फॉर टाइगर। व्हाइट ब्रीडिंग टाइगर, व्हाइट टाइगर आपने देखा होगा, व्हाइट टाइगर नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसे रीवा है, अगर आप देखिएगा बघेलखंड वाला जो एरिया है वहां पे रीवा, सीधी, सतना ऐसे करके जो जगह है वहां पे व्हाइट टाइगर उस एरिया को बोला जाता है। ठीक, अब व्हाइट टाइगर वाले जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने परमिशन दे दिया है कि वो ब्रीड कर सकते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके मिनिस्टर अभी हमने बात किया था भूपेंद्र यादव, approve the proposal to set up India's first white tiger breeding center in Govindgarh area of Rewa district। रीवा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनेगा, जिसको लेकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने परमिशन दे दिया। एंड दिस इज द फर्स्ट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सेटअप हो रहा है भारत में। तो देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग दिस। अगर हम बात करें द न्यू व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग फैसिलिटी विल बी डेवलप एज अ पार्ट ऑफ रिवाइज मास्टर ऑफ महाराजा मार्तन सिंह एंड व्हाइट टाइगर सफारी जो मुकुंद सतना। तो वहाँ के इंपॉर्टेंट राजा हैं भोज, राजा भोज, वो सारा इंपॉर्टेंट चीज है। तो रीवा डिस्ट्रिक्ट के गोविंदगढ़ वो जगह पे जहाँ पे भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुल रहा है और इसको परमिशन सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दिया, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेक्स्ट सब बात करते हैं करेंट अफेयर्स। महाराष्ट्र टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि किस स्टेट में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ओपन किया जा रहा, तो वो स्टेट का नाम क्या है? महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र ऐसे भी बहुत न्यूज में रहता है, हिंदी मराठी इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर वो पार्टिसिपेट कर रही है कि वहां के लोग जो रहेंगे वहां पे उनको मराठी बोलना होगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यूज बना दिया गया है। लेकिन फॉर द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें, फैटर्निटी की बात करें, तो ऐसे मुद्दों को हवा नहीं देना चाहिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई भी संगठन हो, क्योंकि अगर भारत की डाइवर्सिटी ही हमारा पहचान है। अगर एक देश इतना डाइवर्स है, उसी वही तो हमारी खूबसूरती है। हम इस खूबसूरती को अपने लिए अभिशाप बनाने लगेंगे जब इस तरीके के मुद्दे को उठाने लगे। ठीक, ऐसे मुद्दे नहीं उठना चाहिए भारत में, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज उठाए या किसी भी क्षेत्र में। ये रीजनलिज्म को एक बढ़ावा देता है, एंड देन दिस रीजनलिज्म मूव इनटू द सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। खालिस्तान की जो मुद्दे हैं वो रातों रात नहीं उठे थे, उसमें समय लगता है। पहले रीजनलिज्म एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो रीजनलिज्म एक्सट्रीमिज्म में बदलता है, एंड दिस एक्सट्रीमिज्म चेंज इनटू द सेपरेटिज्म, फिर वो अलग होने की मांग करने लगते हैं। तो भारत की अखंडता, संभुता को अगर हम ध्यान रखें, उससे प्यार करें, तो वो ये सब मुद्दे को हमें साइडलाइन करना चाहिए और भारत के डेवलपमेंट में, भारत के ग्रोथ में, भारत के प्रॉस्पेरिटी में हमें ऐसे मुद्दों को एकदम नकार देना चाहिए। कहीं पे ये मुद्दा उठे, वो बिहार में क्यों ना उठे,
वो महाराष्ट्र में उठा है, कलकत्ता में उठे या कहीं पे उठे या साउथ में उठे, भारत की इंटीग्रिटी, भारत की फैटर्निटी के लिए ऐसे मुद्दे को एकदम हवा नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, भारत की जो डाइवर्सिटी है वही हमारी खूबसूरती, और उससे हम नहीं बाहर निकल सकते, ना चाहते भी नहीं और निकलना भी नहीं है। तो अगेन महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट जहां पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज एज ए स्टेट स्पेसिफिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्ब्स मैगजीन, आपको पता है ये हमेशा रिचेस्ट पर्सन को, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक तरीके से आप बोल सकते हैं पावरफुल पर्सन, ऐसे करके हमेशा लिस्ट जारी करते हैं। पिछले भी मंथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट देखा था, वुमेन वाला भी देखा था, रिचेस्ट पर्सन वाला भी देखा था, ग्लोबल 500 कंपनीज देखा था, उसमें टाटा ग्रुप्स 15th नंबर में था, ओवरऑल एप्पल। याद आ रही है ना चीजें, तो रिवीजन करते रहिए। तो फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2025 लॉन्च किया। यूएसए टॉप एंड इंडिया सिक्योर्स 12th स्पॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। बहुत बार सवाल वुमेन, मेन, इन्फ्लुएंशियल पीपल को लेकर पूछा जाता है। इस बार हो सकता है ये सवाल पूछ दे कि फोर्ब्स मैगजीन ने एक इंपॉर्टेंट डेटा जारी किया था, एक लिस्ट जारी किया था पावरफुल कंट्रीज, उसमें टॉप कौन है या भारत का रैंक कौन है। तो टॉप यूएसए है और भारत का रैंक क्या है, 12th स्पॉट। अकॉर्डिंग टू द टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज, हम भारत टॉप 10 से बाहर है, लेकिन भारत का स्पॉट को आपको याद रखना है। यूएसए बिकेम द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड विद जीडीपी ऑफ 30.34 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 30.34 यूएस डॉलर, फॉलोड बाय चाइना, जीडीपी लगभग इसके सारे 19 ट्रिलियन है, रसिया 2.2, इंडिया सिक्योर 12th पोजीशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी एक इंपॉर्टेंट रखा गया था, साथ में और भी चीजों को रखा गया था। अगर ओवरऑल जीडीपी को देखेंगे तो आपको भी पता है वी सरपास मार्जिनली जापान, हम जापान को सरपास कर दिए एकदम मार्जिनली। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल फोर्ब्स मैगजीन ने जीडी को भी एक रखा था और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा था। तो यूएसए टॉप, उसके बाद चाइना, रसिया, अब भारत का रैंक क्या है, 12th। याद रहेगा, फोर्ब्स मैगजीन हैव गिवन द लिस्ट ऑफ 10 पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिया टॉप्स ग्लोबल लिस्ट इन पैसेंजर लोड्स ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स। तो कहने का मतलब, अगर डोमेस्टिक फ्लाइट का जो उड़ान होता है, जो मूवमेंट्स होता है, उसमें भारत सबसे टॉप पे है। पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, एरिया वाइज भी बहुत बड़ी कंट्री है, उस हिसाब से अगर हम भारत के डोमेस्टिक फ्लाइट के मूवमेंट्स को देखें, पैसेंजर लोड इन एंड आउट को देखें, तो भारत टॉप किया है। इंडिया मॉन्ट्रियल कनाडा एक बेस्ड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईटा बोलते हैं। कहां पे है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। रिलीज फुल ईयर एंड दिसंबर 2024 इंटरनेशनल पैसेंजर मार्केट परफॉर्मेंस डाटा। अब इसमें इस डाटा में क्या बताया है कि इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट हैव रिकॉर्डेड पैसेंजर लोड ऑफ 86.24%, 86.4%। एविएशन को लेकर, ये फ्लाइट को लेकर बड़ा न्यूज में रहता, तो इसलिए भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होता। ऑल्सो इंडिया सरपास्ड यूएसए, यूएसए को सरपास कर दिया है, जो सेकेंड है, और थर्ड चाइना। तो कहने का मतलब इंडिया रैंक्ड 1 है कि 86.4%, यूएसए सेकेंड है। तो ये याद रखिएगा, टॉप में है। तो इंडिया टॉप्स ग्लोबल लिस्ट, और ये लिस्ट जारी कौन किया है, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आईटा। याद रहेगा, भारत टॉप पे है यहाँ पे। डोंट बी कंफ्यूज कि यूएसए होगा या चाइना होगा, तो यहां भारत टॉप पे है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, माली, बुर्किना फासो, नाइजर ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम इकोवास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज बनता है। क्या है समझते हैं। नाइजेरिया बेस्ड इकोनॉमी कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इकोवेस। तो ये कहां की है, नाइजेरिया बेस्ड इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ऑफिशियली एक्नॉलेज द एग्जिट ऑफ रिपब्लिक ऑफ माली, बुर्किना फासो एंड रिपब्लिक ऑफ नाइजर। इन्होंने ये चीज रीजनल ब्लॉक से अपने नाम को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। और ये ग्रुपिंग का नाम क्या है, ये इकोनॉमिक कम्युनिटी है।
तो एडवाइस रिमेनिंग 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स है, जिसमें से ये कंट्री से निकलने के बाद 12 कंट्रीज बचते हैं। तो दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल, याद रखिएगा। नाउ मूविंग नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका सेगो गैलेली विंस 40th मिसेस वर्ल्ड टाइटल। मिसेस है, डोंट बी कंफ्यूज विद मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिसेस वर्ल्ड टाइटल। तो कौन है साउथ अफ्रीका की? सीगो गैली, सीगो गैली, फर्स्ट ब्लैक वुमेन क्राउंड मिसेस वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ब्लैक वुमेन क्राउंड मिसेस वर्ल्ड टाइटल, मिसेस वर्ल्ड टाइटल। सीजो गैली कहां की है? साउथ अफ्रीका की है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। 33-year old मॉडल made history by becoming the first black South African woman to win 40th edition of Mrs. World title। ये हुआ कहां था? लास वेगास, यूएसए में हुआ था। श्रीलंका वाज नेम फर्स्ट रनर अप। ये याद रखिएगा। अब साउथ अफ्रीका की सीगो गैली वो फर्स्ट वुमेन जो ब्लैक में मिसेस वर्ल्ड टाइटल का खिताब जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द करंट अफेयर और हमारे एग्जाम के लिए भी। नाउ मूविंग नेक्स्ट, रिसर्चर्स डिस्कवर 2 न्यू ग्रीन कार्डमम स्पीसीज इन वेस्टर्न घाट्स। ऐसे भी सवाल आते हैं और आने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जो नए स्पीसीज होते हैं, या फ्लोरा में हो या फोना में हो, प्लांट में या एनिमल वाले किंगडम साइड में देखें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स में 2 कार्डमम स्पीसीज मिला है, न्यू ग्रीन कार्डमम स्पीसीज, जिसको केरला में एक इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट्स आपने पढ़ा होगा। इंटरनेशनल टीम रिसर्चर डिस्कवर 2 न्यू स्पीसीज, इलेट्रेरिया फेसिफेरा, ये उनका फैमिली का नेम है, फेसिफेरा, इलेट्रेरिया टूलीफेरा, क्लोजली रिलेटेड टू द क्वीन ऑफ स्पीसीज ग्रीन कार्डमम, इलायची ना, इलायची ही बोलते हैं ना कार्डमम को, इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला। तो याद रखिएगा 2 कार्डमम इलायची मिला है कहां? वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला, इलेट्रेरिया फेसिफेरा एंड इलेट्रेरिया टूलीफेरा। याद रहेगा, सीधे सवाल आ सकता है, कब आता है, डोंट बी कंफ्यूज। ये सब तो सवाल यूपीएससी में तो पूछते हैं डायरेक्ट, मैच द फॉलोइंग ऐसे कर कर, या डायरेक्ट सवाल। हमारे पे भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट से अब सवाल आने लगे हैं, बिहार स्पेसिफिक यूपीएससी में। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिक्लेयर्स आईबीसी एज ए इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आईबीसी को इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये होता क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ऑफिशियली कम्स इनटू द फोर्स एज ए फुल फ्लेज ट्रीटी बेस्ड, मतलब 2 कंट्री के बीच में गवर्नमेंटल, उनके गवर्नमेंट और यहाँ के गवर्नमेंट के बीच में एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होता है। और ये है क्या? आईबीसी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। समझिए गए, कैट अलायंस, पैंथर, जेगुआर, लायन, टाइगर, ये सब आएंगे बिग कैट में। न्यू दिल्ली अनाउंस दैट न्यू दिल्ली बेस्ड IBCA, International Big Cat Alliance, and its secretariat have officially become the full-fledged treaty-based intergovernmental organization and international legal entity। ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो 5 कंट्रीज कौन कौन है? रिपब्लिक ऑफ निकरगुआ, किंगडम ऑफ स्वाटनी, सोमालिया, लिबेरिया, ये सब ने इस चीज को रेटिफिकेशन किया है, एक्सेप्टेंस किया, तो उन्होंने साइन किया। करेंटली 27 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया हैव एग्रीड टू ज्वाइन आईबीसी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो टोटल 27 कंट्रीज हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मेरा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। समझ में आ रही है? तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको एकदम मिस नहीं करना है। वन लाइनर ये सब सवाल नहीं हो सकता, इसके लिए थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स को समझकर पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13th एडिशन ऑफ इंडिया मालदीव्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोन एज एक्विरिन। इसका नाम तो आप हमेशा सुनते होंगे। तो 13th एडिशन हुआ है एक्विरिन का, और एक्विरिन किसके बीच में होता है? इंडिया एंड मालदीव्स, इंडिया एंड मालदीव्स।
तो ये कहाँ पे हुआ, ये सवाल भी निकल कर आएगा। इसको क्या नाम है, एक्वेरिन। अभी हमने ट्रॉपिक्स 25 के बारे में पढ़ा, सूर्य किरण के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियोस में। तो ये भी सब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है, मालदीव्स के बीच में होता है, ये भी आपको पता है। और ये कहाँ पे हुआ है, 2025 में 2 फरवरी को ट्रेनिंग सेंटर मालदीव्स वाज अटेंडेड। ये इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज कमेंस इन द आर्चिपिएलागो नेशंस, मतलब ये मालदीव में हुआ। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे लिए ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम मालदीव्स का अगर ज्योग्राफिकल रीजन देखिएगा, तो ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली, मतलब स्ट्रेटेजिकली पर्टिकुलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मालदीव्स को एक तरीके से माना जाता है टोल गेट ऑफ इंडियन ओशियन, टोल गेट ऑफ इंडियन ओशियन। लक्षद्वीप से कुछ किलोमीटर आगे बढ़िएगा नॉटिकल माइल्स में, तो बहुत क्लोजेस्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहते हैं। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड चाइना एम्बिशियस प्रोजेक्ट BRI, अब मालदीव्स पे जो रिजिम आता है, कभी प्रो इंडिया आएगा, कभी प्रो चाइना होगा। अभी पे वहां पे जो मुइजू है वो प्रो चाइना है, तो चाइना के साथ उनका स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन चल रहा है। लेकिन मालदीव्स के पूरे डेवलपमेंट में, मालदीव्स को जब जब जरूरत पड़ा है, इंडिया ऑलवेज स्टैंड। उनका अगर तख्ता पलट को लेकर हुआ, तो वहां पे ऑपरेशन भारत ने चलाया, ऑपरेशन नीर। वहां पे उनके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो एक तरीके से जल गया था, तो भारत ने यहाँ से पैकेज वाटर बोटल्स ट्रांसफर किए थे। तो जब जब जरूरत पड़ा है, रिगार्डिंग सुनामी हो, कोविड हो, ऑपरेशन नीर हो, वहां पे भारत हमेशा खड़ा रहा है। वहां पे ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग्स हो या उनकी सिक्योरिटी को लेकर हो, लेकिन वहां पे एक अलग एक मोमेंट चलाया गया, इंडिया आउट कैंपेन, और उसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चाइना बिकेम द कोर पार्ट इन द मालदीव्स, एंड मालदीव्स बिकेम द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पल्स इन देयर स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसीज। ये सब चीज है जो इंटरनेशनल रिलेशन भी से जुड़ता सवाल है, और बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, एक्वेरिन याद रखिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, इंडिया चंद्रिका टंडन बैक्स ग्रामी अवार्ड फॉर त्रिवेणी। तो 67th एनुअल ग्रामी अवार्ड हुआ, और इंडिया बॉर्न चंद्रिका टंडन बैक्स एन अवार्ड। तो चंद्रिका कृष्णामूर्ति टंडन, an Indian American entrepreneur and vocalist, won her first Grammy Award under the category of Best New Age Ambient। और त्रिवेणी एक इंपॉर्टेंट एल्बम का नाम है, और ये इंडियन बॉर्न है जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। इसके लिए मिला था त्रिवेणी, और क्या मिला है, 67th एनुअल ग्रेमी अवार्ड्स, ऑल्सो नोन एज ए ग्रेमी, बिगेस्ट म्यूजिकल अवार्ड है। म्यूजिकल अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। AR रहमान के जो आप जय हो, स्लम डॉग मिलेनियर, ये सारा जो आप सुनते हैं, तो ग्रैमी अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल अवार्ड है। और इसमें इंडियन बॉर्न जो वो हैं चंद्रिका टंडन, उनको मिला, ये वोकलिस्ट हैं त्रिवेणी एल्बम के लिए। अंडरस्टैंड? तो आगे हम बढ़ते हैं। पनामा बिकेम्स द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू एग्जिट चाइना BRI। तो अभी हम चाइना BRI के बारे में बात कर रहे थे मालदीव्स को लेकर, और पनामा बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री जो BRI के इस चाइना के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उससे बाहर किया। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। President of Panama, Jose Raul Mulino, announced that Panama would not renew its participation in China Belt Road initiatives, making it the first Latin American nation withdraw from the global infrastructure program। तो याद रखिएगा, पनामा फर्स्ट लेटिन कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है, जिसने चाइना के BRI प्रोजेक्ट से नाम वापस लिया है। चाइना के साथ हमारा टसल, चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है, और BRI कभी भारत उसका पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है इन द बेल्ट रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास हुआ है। तो भारत हमेशा बोल रहा है BRI नॉट ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इट इज जस्ट ए चैलेंजिंग इंडिया सॉवरेनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी।
तो ये भारत हमेशा कहता है कि फर्स्ट यू हैव टू क्लियर दैट कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज इंडियाज इंटरनल पार्ट, तभी हम कभी सोचेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, इंडिया कभी इसका पार्ट नहीं बन सकता। चाइना जहां जाती है अपना इस प्रोजेक्ट को लेकर जाती है, ब्रिक्स में भी हर कंट्री को अपील करती है कि इसका पार्ट बनिए, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड हमेशा क्लियर रखा। तो याद रखिएगा, पनामा बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री हु एग्जिट फ्रॉम द चाइनाज एम्बिशियस प्रोजेक्ट BRI। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, रसिया लॉन्चेस सुएज 2V रॉकेट carrying military satellite into orbit. Again, this is very important news regarding Russia launches. रसिया हमेशा स्पेस एजेंसी में बहुत आगे रहता है, भारत को भी बहुत सपोर्ट किया था इन द स्टार्टिंग फेज। हम जब आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं, हमारे पास वैसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमारे पास वो टूल्स नहीं थे, हमारे पास वो संसाधन नहीं थे, तो यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर ने बहुत सपोर्ट किया था। नाउ वी आर कैपेबल, वी आर नॉट लॉन्चिंग आवर सैटेलाइट्स, हम बाहरों का ठेका लेते कि लाइए आपका सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, आप बनाइए, हम लॉन्च करेंगे। नाउ वी आर दैट मच कैपेबल, हम इतने आज आगे निकल चुके हैं इन द स्पेस एजेंसी। तो रसिया का ये एक इंपॉर्टेंट रॉकेट है जो लॉन्च किया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा रिगार्डिंग दिस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्पिन launch launches satellite into space without rocket fuel, सोच लीजिए, मतलब आप गाड़ी चला दिए विदाउट ईंधन, आपके गाड़ी में फ्यूल नहीं है और आपने वही चीज तो हुआ, स्पिन लॉन्चेस सैटेलाइट इनटू द स्पेस विदाउट फ्यूल। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है ये स्पिन लॉन्च सैटेलाइट। स्पिन लॉन्च एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, इनोवेटिव मेथड टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट विदाउट यूजिंग ट्रेडिशनल रॉकेट फ्यूल। Their system employs a ground-based electric power kinetic launch mechanism. क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पावर काइनेटिक लॉन्च मैकेनिज्म, essentially a massive rotating arm to catapult satellite into space. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, स्पिन लॉन्च एक कैलिफोर्निया की कंपनी है जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया है इन द लो अर्थ ऑर्बिट विदाउट ए रॉकेट फ्यूल। Interesting and very very important. Okay, now moving forward, Himachal Pradesh government initiatives North India's 1 megawatt green hydrogen plant. तो 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हमने पिछले क्लास में टाटा के द्वारा एक इंपॉर्टेंट नेशनल हाइड्रोजन मिशन में एक चीज पढ़ा था, स्टील ट्यूब्स, ग्रीन स्टील ट्यूब्स, याद है? यस, वेरी गुड। तो वैसे करके हिमाचल प्रदेश ने एक इंपॉर्टेंट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट दभोटा में लॉन्च किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू, इंडियाज फर्स्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज ए कोलैबोरेटिव इफेक्ट ऑफ पावर हिमाचल प्रदेश एंड दिस इज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय मार्च। तो कहने का मतलब भारत का पहला कोई ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश। 2026 का उन्होंने टारगेट किया, उसी चीज में ये बहुत बड़ा कदम है। 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप हुआ है, कहां पे? दभोटा में। दभोटा ही बोलेंगे ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए बिहार करंट अफेयर्स एज वेल एज फॉर बीपीएससी, और अगर स्टेट स्पेसिफिक की हम बात करें याद रहेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तमिलनाडु सीएम, हमने एक तमिलनाडु का न्यूज पढ़ा था जनवरी में भी, यस, ग्लास ब्रिज वाला, ओके, हाँ, कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल। तो वैसे करके एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है तमिलनाडु को लेकर, तमिलनाडु सीएम MK Stalin inaugurated India's largest single location solar point। वहां पे भी हमने सी के ऊपर पहला ग्लास ब्रिज देखा था भारत का, और अगेन तमिलनाडु सीएम ने एक इंपॉर्टेंट सिंगल लोकेशन सोलर पॉइंट तिरुनेलवेली,
त्रिनोवेली में लॉन्च किया। तो याद रखिएगा सिंगल लोकेशन, और मतलब एक ही लोकेशन पे एक सोलर प्लांट को सेटअप कर दिया जाए, जिससे सारा एनर्जी हम वहीं से लेते हैं सोलर प्लांट को लेकर। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु को लेकर ये एक न्यूज है, सिंगल लोकेशन सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंडियाज आर्मी हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम रीनेम्ड एज ए विजय दुर्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो हमारे कॉलोनियल वाले जो चीज से हम बाहर निकलना चाहते हैं। आज तक हमारे देश में हमारे ऊपर ब्रिटिश ने इतने सालों तक शासन किया, वो दिमाग से, हमारा मेंटेलिटी से अभी तक चीजें नहीं निकला। अब समय लगता हो चीजों को सुधारने में, ठीक करने में। तो इंडियाज आर्मी ने इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया है, एंड दे रीनेम्ड द ईस्टर्न हेडक्वार्टर। उसका पहले नाम हुआ करता था फोर्ट विलियम, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, विजय दुर्ग। याद रहेगा, विजय दुर्ग। इसका नाम था, फोर्ट विलियम को नाम चेंज किया गया। और ये चीज क्यों किया गया, कॉलोनियल जो है वो चीजें उससे बाहर निकलने के लिए। ठीक, याद रहने की रखिएगा, विजय दुर्ग किया गया फोर्ट विलियम, ईस्टर्न हेडक्वार्टर है इंडियाज आर्मी का। नाउ मूविंग नेक्स्ट, इंडिया रिटेन्स थर्ड पोजीशन ग्लोबली फॉर लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट। अब ये लीड बिल्डिंग क्या है, पहले उसको समझ। ये यूएसए बेस्ड एक इंपॉर्टेंट काउंसिल है, जो ये लिस्ट जारी करती है। लिस्ट क्या जारी करती है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, उसी को शॉर्ट फॉर्म में ये कौन जारी करता है, यूनाइटेड स्टेट बेस एक काउंसिल है, एक ग्रुप है, वही ये जारी करता है। इस इंपॉर्टेंट चीज में भारत का रैंक क्या है, थर्ड पोजीशन, थर्ड। ओके, याद रहेगा। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग। आपने भी देखो, जितने सरकारी कार्यालय हैं, जो भी स्टेट हो या सेंट्रल, इस चीज सर्टिफिकेशन के लिए हमेशा आगे बढ़ कि हम वहां पे ये ऐसा चीज यूज कर रहे हैं जिससे CO2 का रिमिटेंस कम हो। हमारा बिल्डिंग पर्यावरण भवन है दिल्ली का, वो भारत का पहला ग्रीन, वैसी ग्रीन बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट डेटा जारी करती है, लीड, इसको बोलते हैं लीडरशिप इन एनवायरमेंट। चाइना टॉप में है, 1860 सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है लीड के द्वारा। उसके बाद कनाडा सेकेंड है, और भारत थर्ड बना। भारत थर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एज इंटरनेशनली और वैसे भी। ये लीड के थ्रू सर्टिफिकेशन जो मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ये ग्रीन बिल्डिंग के द्वारा, और इसमें भारत का रैंक क्या, थर्ड। पहला कनाडा, पहला चाइना, दूसरा कनाडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एज ए इकोलॉजी एनवायरनमेंट एज वेल एज ए ग्लोबल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, Ministry of Culture announced that late Chaman Arora has been selected for the Sahitya Academy Award 2024 in the Dogri language for his short story एक और अश्वत्थामा। एक और अश्वत्थामा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपने डोगरी लैंग्वेज पढ़ा होगा, शेड्यूल लैंग्वेज पढ़ा होगा, 8th शेड्यूल, देयर आर 22 लैंग्वेजेस। वेरी गुड, यस। तो उसी में चमन अरोरा को आफ्टर बोल सकते हैं अनाउंस्ड सेलेक्टेड फॉर हिज शॉर्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये चीज को अनाउंस किया। लेट चमन अरोरा, उनके डेथ के बाद उनके शॉर्ट स्टोरी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, जो लैंग्वेज है डोगरी में। अगर हम बाकी बात करें तो चमन अरोरा तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इन द न्यूज, चमन अरोरा। अगर हम असामीज में बात करें तो किसे मिला, साहित्य अकादमी 2024 में सामिर तंती। हिंदी का याद रखिएगा, मैं जब तक आई बाहर, किसने लिखा है, गगन गिल। हिंदी का तो हमेशा याद रखिएगा, संस्कृत का भी याद रखिएगा, भास्कर करितम, दीपक कुमार शर्मा। और किसको मिला है डोगरी में, लेट चमन अरोरा। साहित्य अकादमी 2024, लेट चमन अरोरा गॉट दिस प्राइज ऑन देयर पर्टिकुलर ईश्वर अस्थोथामा शॉर्ट स्टोरीज के लिए। तो हिंदी में गगन गिल याद रखिएगा, संस्कृत वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, चाइना सेंजो 19 क्रू प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन
and rocket fuel in the space through artificial photosynthesis. Again, this is very important. तो चाइना कुछ ना कुछ अनोखा करते रहती है, ये मानना पड़ेगा. चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ अलग ही करते रहती है. अगेन दिस इज हमने कभी पढ़ा था स्पिन लॉन्च के बारे में विदाउट रॉकेट फ्यूल. अगेन हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे. तो चाइना का ये एक इंपॉर्टेंट सेंजू 19 क्रू है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और रॉकेट फ्यूल इन द स्पेस थ्रू द आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस. About China space station produces O2 oxygen and rocket fuel integrates through the artificial photosynthesis. ये डायरेक्ट सवाल हो सकता है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के द्वारा किस देश ने O2 और रॉकेट फ्यूल डेवलप कर रहा है इन द स्पेस. चाइना विल बी द आंसर. सेंजू 19 क्रू. ईरान अनवील्स द फर्स्ट ड्रोन कैरियर वॉरशिप जिसका नाम है शाहिद बघेरी. शाहिद बघेरी मतलब ड्रोन को कैरी करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरियर. ड्रोन को कैरी करने के लिए एक कैरियर जिसका नाम है शाहिद बघेरी. शाहिद बघेरी. और ये कौन है करने वाला देश? वो देश का नाम है ईरान. बहुत न्यूज में रहा ईरान रिगार्डिंग देयर न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी. इजराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, यूएसए के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, यूएसए ईरान इजराइल जो ट्रायंगल चला है. न्यूक्लियर फैसिलिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो गाइडलाइंस है उसको नहीं फॉलो करना. उसमें बहुत सारे मिसाइल्स के नाम आपने सुना होगा, ड्रोन्स के नाम सुना होगा. तो ईरान ऐसा पहला देश है जो ड्रोन कैरियर के लिए एक इंपॉर्टेंट वॉरशिप लॉन्च किया है, बनाया है, जिसका नाम रखा गया है शाहिद बघेरी. ओके, ईरान. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कर्नाटका गवर्नर थावर चंद गहलोत लॉन्चेस ब्रेल इनेबल्ड वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए स्टेट स्पेसिफिक. कर्नाटका पहला स्टेट है जो ब्लाइंडली जो चैलेंज होते हैं, ब्लाइंड चैलेंज होते हैं, उनको जिनको देखने में दिक्कत होती है, जो होता है तकलीफ होता है, उसमें ब्रेल इनेबल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च. तो कर्नाटका गवर्नर हैव लॉन्च्ड रिगार्डिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ. याद रहेगा कर्नाटका ने ये ऐसा लॉन्च किया. दूसरा देखते हैं हम इंपॉर्टेंट न्यूज. इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट जॉइंट एयरबोर्न ऑपरेशन एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स विंग्ड रेडर. एक्स विंग रेडर, एक्स विंग्ड रेडर. तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स. अभी हमने एक पढ़ा था ट्रॉपेक्स 25 रेडीनेस. अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक एक्विरिन भी पढ़ा था. और फिर से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी फोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने क्या है एक्स एक्सरसाइज, मतलब एक्स मतलब यहां हो गया एक्स एक्सरसाइज विंग्ड रेडर. एक्सरसाइज विंग रेडर फोकसिंग ऑन स्पेशल एयरबोर्न ऑपरेशंस इन द ईस्टर्न रीजन. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड पल्सेस डे 2025. 10 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पल्सेस डे. हमने 2 फरवरी को देखा वर्ल्ड वेटलैंड प्रोटेक्टिंग ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन ऑफ फ्यूचर वाला चीज पढ़ा था 2 फरवरी को वेटलैंड डे. तो 10 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व 10th फरवरी. हाईलाइट द पल्सेस क्रॉप्स, चिकपीस, ड्राई बीन्स, वो सारा चीज को लेकर. इस बार का थीम क्या था? पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम. ये थीम हमेशा याद रखिएगा जो ये इंटरनेशनल, वर्ल्ड और नेशनल को लेगा. और जैसे 25 को हमने नेशनल वोटर्स डे पढ़ा था, 24 और 25 का थीम सेम था. प्रवासी भारतीय दिवस वो भी हम मनाते हैं. वो सब सारे के थीम हमको याद रखना है. तो अगर हम बात करें इस 2025 का थीम क्या था? पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया एंड इजिप्ट बिगेंस
थर्ड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है साइक्लोन 2025 इन राजस्थान। तो अगर हम फॉरेन मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो एक्विरिन पढ़ा है, सूर्य किरण पढ़ा है, धम गार्जियन जापान वाला पढ़ा है। अगेन दिस साइक्लोन 2025 इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है, ये हमेशा होते रहता है। ये कहां पे हुआ है? राजस्थान में। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 कमेंस एट महाराजन फील्ड रेंज, इनहांस्ड कॉपरेशन एंड डिजर्ट कंडीशन। इजिप्ट में भी डिजर्ट, इसको ध्यान में रख। इंडिया और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन 2025 हुआ है राजस्थान के महाराजा या महाराजन फील्ड रेंज में। पाकिस्तान पार्टनर्स विद चाइना फॉर चैंग इन लूनर मिशन इन 2000। तो चाइना और पाकिस्तान का टोली दामन का साथ कह सकते हैं। पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी कुछ नहीं है, एकदम जीरो है। वो जो भी करता है चाइना के सपोर्ट में, उसके पार्टनर को पार्टनर बनकर, और उसको और भी कंट्री को पार्टिसिपेट करने भी नहीं। चाइना को लगता है चलो इस बहाने कहीं भी तो बना ले। तो अगर पाकिस्तान पार्टनर चाइना को क्या जरूरत है पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी? वो सेल्फ सफिशिएंट है। एक समय हमें रसिया की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज के डेट में वी आर द सेल्फ सफिशिएंट। हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं अपने स्पेस एजेंसी को, हमें जरूरत नहीं है। बताए तो आज हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम दूसरे के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, और उसके लिए हमने एक कॉमर्शियल और एक बिजनेस विंग बनाया जिसका नाम अंतरिक्ष है, और भी बहुत सारे नाम हमने एजेंसीज बनाए रखे हैं जो ठेका लेती है, लाइए आपका स्पेस सैटेलाइट में हम लॉन्च करते हैं। समझ रहे हैं? तो भारत को अब किसी की जरूरत नहीं है, चाइना बस एक पैसिव पार्टनर बना लेते। तो स्पेस अपर एटमॉस्फेयर सुपोर्को जो उसका एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, एंड चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, चाइना चैंग एंड शेड्यूल फॉर 2018। बस इतना एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यस याद रखिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमने नेशनल पैरा एथलेटिक के बारे में, उसके मस्कट के बारे में पढ़ा था। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025, इंडिया टॉप्स विद 6 गोल्ड मेडल। तो पैरा आर्करी तीर धनुष वाला जो होता है उसका एशिया कप 2025, और ये कहाँ पे हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हुआ है थाईलैंड में, बैंकॉक। तो 2025 का पैरा आर्करी एशिया कप 2025 कहाँ पे हेल्ड हुआ है? थाईलैंड, बैंकॉक। और उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 6 गोल्ड मेडल जीते। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो 6 का नाम हमें याद रखना है, कभी कभी यहीं से सवाल पूछ दिया जाता है। तो इंडिया पैरा आर्कर बैक टोटल 12 मेडल जीता, जिसमें से 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रोंज। तो याद रखिएगा 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रोंज। और कहां पे हुआ है? थाईलैंड, बैंकॉक में। एशिया कप है ये पैरा आर्करी। और भारत की तरफ से जो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं वो कौन कौन है? सरिता कुमारी, श्याम सुंदर स्वामी, राकेश कुमार, पूजा जातियन एंड हरविंदर सिंह, आदिल मोहम्मद, नजीर अंसारी। ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, बस आपको याद रखना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल डायरेक्ट आता है। ओके, तो पैरा आर्करी एशिया कप 2025 हेल्ड इन थाईलैंड वेयर इंडिया बैग टोटल 12 मेडल्स। अगर हम उसको स्प्लिट करें तो 6, 3। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां? बांग्लादेश, ढाका। वेरी गुड। सार्का, काठमांडू। वेरी गुड। तो बिम्स्टेक को आपने एक न्यूज पढ़ा होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा एक ट्वीट किया गया कि नाउ बिम्स्टेक बिकम ए लीगल एंटिटी। बिम्स्टेक ने अपना चार्टर को एक तरीके से अडॉप्ट किया है आफ्टर डिक्लेयरिंग फ्रॉम द, नेपाल ने जैसे रेटिफाइड किया, नेपाल के पार्लियामेंट ने जैसे रेटिफाइड किया, बिम्स्टेक के चार्टर को हमने अडॉप्ट कर लिया। एंड बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, इसमें बहुत भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखा जाए, भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को देखा जाए, भारत के नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट को देखा जाए, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले क्रिटिकल रोल। ऐसा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां भारत के इंपॉर्टेंट, अगर हम 3 फॉरेन पॉलिसी वहां पे इंप्लीमेंट जाते हैं, एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और एक अगर आप कहिएगा इंडियाज ओशियन डिप्लोमेसी या इंडिया सागर पॉलिसी। ठीक, उसमें एक नया इंपॉर्टेंट न्यूज आया है, क्या निकल कर आया है कि भारत ने फर्स्ट एवर बीमस्टेक यूथ समिट कहां पे हुआ है, गुजरात में। तो पहली बार बीमस्टेक का एक यूथ समिट हुआ है और जिसमें भारत ने उसी को इनॉग्रेट किया है, वो भारत में होगा। वो जगह कौन सा है, गुजरात। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मनसुख मांडविया हैज फर्स्ट एवर दिस यूथ समिट इन गुजरात, गांधीनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ISRO in partnership with IIT Madras developed indigenous semiconductor chip Iris. Very important. Semiconductor became the new oil in the geopolitics. दो तीन चीज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। एक तो आपको सेमीकंडक्टर, और इस सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स होता है, यूक्रेन के साथ यूएसए ने, जो आपने एक वीडियोस देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा गंदा तरीके से बर्ताव कर रहे थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ। और उसके कुछ दिनों के बाद आपने सुना कि यूक्रेन और यूएसए के बीच में एक रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट डील साइन हुआ कि यूएसए वहां पे जाएगी, उसके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेगी, उसको कुछ प्रॉफिट देगी और बाकी सारा ले जाएगी। क्योंकि इस रेयर अर्थ मिनरल में एक तरफा राज किसी का है, तो वो चाइना। चाइना ग्लोबली जो 70 से 80% कंट्रोल करता है, और भारत भी सारा इंपोर्ट चाइना से करता है। हम इसमें नया नया जो भी इन्वेंशंस हो, डेवलपमेंट्स हो, भारत हमेशा आप देखिएगा उस कंट्री से ज्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है जहां से हम रेयर अर्थ मिनरल्स को इंपोर्ट कर सके। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है जो हमारे करंट अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट होता है। तो अगर हम बात करें ये न्यूज के बारे में, तो IIT मद्रास और इसरो ने एक इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन किया है एंड डेवलप इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप जिसका नाम है आइरिस। याद रहेगा, आइरिस। और ये कहानी बताने का कारण है कि इस चीज को याद रखिए, इस कहानी से आप इस चीज को बड़ा अच्छे से याद रखिए। यही तरीका होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का। So this is all important news regarding this. IIT Madras ISRO develop semiconductor chip to address rising space needs. Okay. Corruption Perception Index. Again, this index is very important. India ranks 96, Denmark tops. तो कहने का मतलब बर्लिन का, जर्मनी का एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिलीज करप्शन परसेप्स इंडेक्स, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024, और भारत का रैंक क्या है, तो 96 है। कितने में, 180 कंट्री में भारत का रैंक 96 है। हमने एक हेंसली रिपोर्ट पढ़ा था, वेरी गुड, एजिंग वाला 1 2 3 वाला, चलिए सब याद है मतलब। तो 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और टॉप में कौन है, डेनमार्क। 7वीं बार ये टॉप में रहा, मतलब करप्शन यहाँ पे एकदम ना के बराबर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एज ए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। भारत का रैंक क्या है, 96। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल वुमेन्स डे 2025। 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। जैसे अभी हमने 2 फरवरी देखा, 10 फरवरी देखा, तो नेशनल वुमेन्स डे इनके नाम पे मनाया जाता है। तो ये सरोजनी नायडू, जिनको भारत कोकिला भी बोला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये कौन सा एनिवर्सरी था, 146 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नायडू। नेशनल वुमेन्स डे किनके नाम पे मनाया जाता है, किनके एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, सरोजनी नायडू। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में क्या हुआ, 15वां एडिशन एरो इंडिया को, और किसने इनॉग्रेट किया, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो 15वीं एरो इंडिया शो held in Bengaluru, and that inaugurated by India's Defense Minister, Mr. Rajnath Singh. This is again very important. And what is the theme? The runway to a billion opportunity. So this is the theme.
रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। याद रहेगा, बेंगलुरु में हुआ 15th एडिशन और उसका थीम क्या था, रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन दुबई। अब दुबई में 12th एडिशन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ, याद रखिएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यूएई में, ये भी पता है। थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट वाज हेल्ड इन दुबई यूएई और उसका थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। तो भारत के तरफ से यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, वो पार्टिसिपेट किए थे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन दुबई यूएई, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, India's natural gas consumption to increase 60%, imports double by 2020। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया और उसमें बताया है कि भारत का जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है वो 60% बढ़ा है और इंपोर्ट 2030 तक डबल हो जाएगा, क्योंकि हम ये हर चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऑल द नेचुरल गैस, जितने भी नॉन फ्यूल हैं, सब कुछ बाहर से ही करते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है, एरिया भी बोलेंगे, और कंट्रीज है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया का अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, जीसीसी की बात करें, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें, उसमें 6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, उससे हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है। मैक्सिमम ऑफ चीज हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। और कतर एक ऐसा देश है जो हमारे 70%, 60 से 70% गैस हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं। देन वी रसिया, अब रसिया से भी है, लेकिन रसिया ड्यू टू द ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंड देयर इंपॉर्टेंट सैंक्शंस इन रसिया, काटसा सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएसए के द्वारा एंड द यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, तो हमारे पेमेंट के लिए दिक्कत होता है। तो हम, कतर सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट देश है जहां से हम सबसे ज्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट, याद रहेगा कतर। इसी को लेकर एक इंपॉर्टेंट डाटा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया, क्या नाम है, इंडियाज गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक टू 2030। ये रिपोर्ट को याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा जारी किया गया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो सारा 60% और डबल 2030 तक की बात कर रहा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स 2020, कर्नाटका टॉप्स फॉलोड बाय केरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो यही सवाल आता, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? किसी को नहीं पता। अभी 2 दिन पहले एक मटन पार्टी का न्यूज सुना था, ये सुन लिया था आपने। इतना रील देखिएगा तो जब तो न्यूज सुनिएगा ना, जरूरी के न्यूज कहां से आएगा। तो बिहार के ललन सिंह, ललन सिंह का नाम सुना आपने, मुंगेर से सांसद हैं, वो मिनिस्टर हैं पंचायती राज। ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो उनका भी फोटो देख रहे हैं, एसपी सिंह बंगे, वो बिहार से, बिहार के ही तो है पंचायती राज डेवलपमेंट मिनिस्टर ललन सिंह। उनके द्वारा एक, उनके मिनिस्ट्री के द्वारा एक पंचायती राज डेवोल्यूशन इंडेक्स लॉन्च किया गया और जिसमें टॉप कौन किया है, कर्नाटका। कर्नाटका टॉप्स। बिहार का परफॉर्मेंस देखिएगा तो मिड है, मतलब ना अच्छा ना खराब, लेकिन ओवरऑल टॉप कौन किया है, तो कर्नाटका। ओके, तो पंचायती राज डिवोल्यूशन इंडेक्स, कैसे चीजों को काम किया जा रहा है, पैसा को लेकर, फिजिकल सारा चीज पे इस पे है। तो इसका इंपॉर्टेंस चीज है जो ये लॉन्च किया गया, ये रिलीज किया गया है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन, हिस्ट्री को याद रखिएगा। और ओवरऑल रैंक कौन है, कर्नाटका। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन विंटर गेम 2025। अभी हमने पैरा आर्करी वाला पढ़ा था, एशिया थाईलैंड में हुआ था। एशियन विंटर गेम वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पोर्ट्स। चाइना डोमिनेट्स, इंडिया इंड्स मेडललेस, मतलब भारत को कोई मेडल ही नहीं मिला और चाइना अगेन टॉप किया। और ये हुआ कहां था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 9th एशियन विंटर गेम्स हेल्ड इन हार्बिन, हिलोंग प्रोविंस, चाइना, marked a significant milestone in the promotion of winter sport across. तो विंटर
एशियन विंटर गेम्स कहाँ हुआ? तो पहले तो चाइना में हुआ 2025, और जिसमें सबसे ज्यादा मेडल किसको मिला? चाइना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को कितना मिला? वो 0, इंडलेस। चाइना टॉप विथ 32 गोल्ड मेडल्स, total 85. And last important news in this today's class, Madhya Pradesh unveils India's first dedicated GCC policy. GCC पॉलिसी क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, बेसिकली एफडीआई का इन्वेस्टमेंट उनके पर्टिकुलर स्टेट। तो जीसीसी पॉलिसी लाने वाला पहला देश स्टेट कौन है भारत में? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का एक न्यूज हमने और पढ़ा था, व्हाइट ब्रीडिंग सेंटर वाला, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रीवा में, गोविंदगढ़ में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहा मध्य प्रदेश को, क्या? इस भारत में स्टेट में सबसे पहला कौन है? मध्य प्रदेश, जिसने जीसीसी पॉलिसी लाया। और जीसीसी पॉलिसी है क्या? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी पॉलिसी 2025, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए लीडिंग हब फॉर ग्लोबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इनोवेशन। याद रहेगा, जीसीसी पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट कौन है? मध्य प्रदेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोलने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हिमाचल प्रदेश। सोलर यूनिट वाला हमने पढ़ा था तमिलनाडु। ऐसे कर कर चीजें पढ़िए तो आपको याद रहेगा। पहला यूथ समिट जो हो रहा है बिम्स्टेक का, कहां पे हो रहा है? गांधीनगर। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आवर फरवरी इन फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में वी विल कंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट फरवरी न्यूज। ऐसे कर कर पढ़िए, वीडियो को देखिए और चीजों को याद रखने की कोशिश कीजिए। एंड दिस इज द गोल्डन एंड की थिंग्स टू मेमोराइज करेंट अफेयर्स। अच्छे से पढ़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फरवरी। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।